Hello students, in this video lecture I will tell you how temperature affect the rate of a reaction. So let's begin students topic that what is the effect of temperature dependence of rate of a reaction. किस तरह से जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. Whenever temperature is increased, rate of reaction is increased. It is a general statement. So with the increase in temperature, rate of reaction जो है वो increase हो जाएगा, whether it is exothermic reaction or endothermic reaction. जैसे ही हम temperature increase करेंगे, reaction जो है वो increase हो जाता है. इस डिपेंडेंसी को हम नॉर्मली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? विद टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट नॉर्मली हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा या आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं. इसे किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे? रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10, ये हमारा जो 10 डिग्री है, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट एट T. जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर, मान लो हम लोग ले रहे हैं एट 298. सो रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 298 प्लस 10 कितना हो जाएगा? दैट इज 308. सो हम इसे नॉर्मली केल्विन में लेते हैं, तो ये हमारा केल्विन में हो गया. तो जब हम लोग रेट कांस्टेंट जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के इंक्रीज के साथ डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, जो भी हमारा टेम्परेचर T होगा, जब भी हम उसमें 10 डिग्री प्लस कर देंगे, उस वक्त जो रेट कांस्टेंट होगा उसे हम डिवाइड करेंगे रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T. उन दोनों का जो हमारा आंसर है दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट. हम नॉर्मली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10. व्हाटएवर द टेम्परेचर वी आर टेकिंग, अगर उसमें 10 डिग्री हम लोग प्लस कर देते हैं तो वो जो हमारा रेट कांस्टेंट आएगा डिवाइड करेंगे रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T. इसकी जो वैल्यू है अगर हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, सो रेट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 308 डिवाइडेड बाय 298. नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 2 to 3 ही आती है. दैट शोज दैट कि फॉर द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल. सो जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है. इसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे. पहले तो ये देख लो कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है. हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट, रेट रिएक्शन रेट नहीं, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T. इन दोनों का जो हमारा आंसर है दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. हम लोग रेट जो है वो डबल हो जाता है, बट इसे हम एक्सप्रेस करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट में. तो इस तरह से हम लिखेंगे. इसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मली 2 to 3 ही आती है, ठीक है. तो इसे हम डायग्रामेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारा जो यहाँ पे हम लेंगे
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमने ले लिया फ्रैक्शन ऑफ, हम सिंपल भी लिख लेते हैं इसे, या मैं इसे इरेज करके दोबारा बना देती हूँ, आप इसे नोट कर लें पहले। ओके और हम इसके लिए क्या करेंगे, इसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, एक हम वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिखना है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और हमने यहाँ पे लिख देना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं, बट इफेक्टिव कोलिजन वही होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जब यहाँ पे हमारा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए जो कि अनस्टेबल हो, हम लिख सकते हैं अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे वो फ्रैक्शन, सारे मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे A प्लस बी है, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे वो कोलाइड करेंगे, बट उनका ओरिएंटेशन या जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन गेट द प्रोडक्ट। ये हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ये हमें बताता है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो कि फ्रैक्शन सारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वही मॉलिक्यूल या वही उतना ही हिस्सा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेट करेगा जिनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, और जब हम 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो ये हमारा ग्राफ जो है, जैसे ही हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ये हमारा ग्राफ आ गया है एट टेम्परेचर T। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, टेम्परेचर T प्लस 10 हो गया है, तो हमारा ये जो ग्राफ होगा ये बड़ा तो हो जाएगा और ये डाउन हो जाएगा, ये पहले ही नीचे मूव कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जैसे ही 10 डिग्री बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि A और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, इसके अंदर जो पार्ट आ रहा है दैट इज दी एट टेम्परेचर T, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन मींस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, तो हमारे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, जो थोड़े और मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो अगर हम देखें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग डबल हो जाएगा, तो
ए बी और अगर हम यहाँ पे सी और डी और देन ई एंड एफ, तो जो हमारा ए बी सी डी ये वाला जो ए बी सी डी ये जो हमारा पोर्शन है दैट वाज एट टेम्परेचर टी। इतने जो मॉलिक्यूल है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि इफेक्टिव कोलिजन देंगी, और जो हमारा ए बी ई एफ जो ये अब पूरा जो पोर्शन है वो कितना इफेक्टिव कोलिजन का हो गया एट टेम्परेचर T+10, तो लगभग डबल हो गया है। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। तो और जो एक्टिवेशन एनर्जी है विद इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर वो कम हो जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारा ग्राफ छोटा हो गया, ये ग्राफ थोड़ा हमारा बड़ा था, ये ग्राफ हमारा जल्दी रीच हो गया लेकिन डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो जो तीन बातें हैं दैट इज दी कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है। ग्राफ जो है ग्राफ इज इंक्रीज्ड बट डाउनवर्ड्स, जल्दी आ जाएगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, और नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। जो मॉलिक्यूल्स इस ग्राफ में आएंगे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ में कम मॉलिक्यूल्स आए, सो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है ये तीन चीजें हमें सामने देखने को मिलेंगी। इसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन जब हम रेट कांस्टेंट, अभी मैंने लिखा था कि हम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट लेते हैं वो हम रेट कांस्टेंट एट T+10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T लेते हैं। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट? हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है उसके अंदर हम अर्हेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट रेट कांस्टेंट। तो अर्हेनियस इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसे नोट करें पहले आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया? ओके, सो नाउ वी विल राइट द अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन हम लिखेंगे to find out the rate constant. So Arrhenius equation with respect to temperature increase. तो यहाँ पे हमने कैसे लेना है रेट कांस्टेंट, हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए रेट कांस्टेंट चाहिए, तो रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट, रेट कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू अर्हेनियस फैक्टर और अर्हेनियस कांस्टेंट मल्टीप्लाई दैट इज एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। दिस इज द अर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर हमने यूज किए हैं? जो के है दैट इज द रेट कांस्टेंट, ए जो है दैट इज दी, हम इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी ले सकते हैं या फिर इसे आप अर्हेनियस
कांस्टेंट भी ले सकते हैं। देन ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, एंड टी यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, अब हम जो कांस्टेंट है उसे इस तरह कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा गया है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो गैस कांस्टेंट है या टेम्परेचर है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। तो उसे हम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी विल टेक नेचुरल लॉग टू बोथ साइड्स। तो हम अगर हमें फाइंड आउट करना है इस तरह तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। टू टेक आउट द वैल्यू कैसे करेंगे, टेक नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। जब भी हम एक्सपोनेंशियल वैल्यू का नेचुरल लॉग लेते हैं तो सिंपल इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर दो टेम्परेचर पे, ये हम मान लेते हैं, ये हमने ले लिया, अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे अर्हेनियस इक्वेशन लिखते हैं तो एट टेम्परेचर T1 इसे हम किस तरह से लिख लेंगे, ln k इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी R तो कांस्टेंट है, एंड T1 इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, एंड एट टेम्परेचर T2 अब हमने जो दूसरा टेम्परेचर लेना है तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, हम इसे इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, एट ये क्या हो जाएगा, इसी को हम ले लेंगे, ये तो ऐसे ले जाएगा ln k इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय R T2, और ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये मैंने पूरा ही इक्वेशन इसलिए सर्कल आउट किया है ताकि वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये हमने ले लिया है, एंड हमें तो फाइनल जो हमारा डेरिवेशन है उससे मतलब है, हम ये पूरा डेराइव नहीं करेंगे, बट हाउ वी कैन कैलकुलेट इट ना, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, देन व्हाट वी विल गेट, ओके, ये हमारा कांस्टेंट 1 है और ये हमारा कांस्टेंट 2 है। एट टेम्परेचर पे अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, तो ln k2 माइनस ln k1 इक्वल टू ln a माइनस ln a, और ये तो हम इसको पहले कैसे करेंगे, हमने इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करना है, तो ln a EA बाई R T2 माइनस ln a माइनस EA बाई R T1। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। ln a ये माइनस EA R T2 माइनस ln a माइनस एंड माइनस प्लस EA R T1, ये दोनों आपस में यहाँ से कट जाएंगे, एंड ये प्लस है ये माइनस है, एंड इट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी R T1 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी R T2, इस तरह से आ जाएगा।
एंड इसे हम इस तरह ले लेंगे ln K2 माइनस ln K1, यहाँ पे भी ऐसे रहेगा ln K2 माइनस ln K1, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। हम यहाँ पे इट इम्प्लाइज लिख सकते हैं। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में कॉमन है, तो वी कैन टेक इट आउट, एक्टिवेशन एनर्जी बाहर ले लेंगे, एंड आर भी दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, एंड 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, okay, so and finally what we are getting, which implies ln K2 और ln माइनस है तो हम इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं ln K2 बाय K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी R, इनका एलसीएम ले लेते हैं, T2 माइनस T1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2, एंड व्हेन वी वर टेकिंग नेचुरल लॉग हियर तो 2.303 log K2 by K1 equal to activation energy R T2 minus T1, T1 into T2, और अब हम इस इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, इस 2.303 को यहाँ ले जाएंगे एंड व्हाट वी विल गेट, दैट इज log K2 by K1 equal to activation energy by 2.030 R T2 minus T1, T1 into T2. So finally this is the way how we can calculate this constant। हमें अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 और T2 दिया हुआ है, R जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज 8.314, तो ये वैल्यू तो हमें पता ही है, इसे हम यहाँ लगा सकते हैं। हमें गैस कांस्टेंट अगर दिए हुए हैं, टेम्परेचर दिए हुए हैं, एंड बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है और हमें एक कांस्टेंट दिया है तो वी कैन फाइंड आउट द अनदर वन विद द हेल्प ऑफ अ टेम्परेचर, एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट। अगर हमें ये मिल जाता है तो हम फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द रेट कांस्टेंट कहाँ पे, at T plus 10 and rate constant at T। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, और जो हमारा रिएक्शन ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में ही आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।